किशनगढ़ नाम के गांव में अनीता बड़ी मुश्किल से अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। गांव के मुखिया के घर में वो कम पैसों में ज्यादा काम किया करती थी। माँ, मैंने आपको बताया था ना, आज हमें स्कूल की फीस भरनी है। हाँ बेटा, मैंने मुखिया से इस बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने अभी पैसे नहीं दिए। अच्छा माँ, मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे पेंसिल लेनी है। बेटा, अभी तो बताया, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जब आएंगे तब ले लेना। इसके बाद अनीता मुखिया के घर झाड़ू पोछा करने निकल जाती है। घर का सारा कामकाज खत्म करने के बाद जब वो मुखिया से पैसे मांगने लगती है तो वो बड़ी चालाकी से थोड़े से पैसे पकड़ाकर उसे काम से निकाल देता है। फिर रोते हुए वो जब घर पहुंचती है तो बबलू उससे पूछता है, माँ, क्या काका ने आपको पैसे दे दिए? हाँ बेटा, दे दिए। मैं आज ही तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगी। माँ, फिर मुझे पेंसिल के लिए 10 रुपए दे दो, आपने ही कहा था कल दे दूंगी। हाँ हाँ, ये लो। इसके बाद वो दोनों बच्चे पेंसिल लेने दुकान चले जाते हैं। तभी अनीता बैठकर हिसाब लगाते हुए कहती है, किराया दे दिया, बच्चों की फीस दे दी, लेकिन अभी राशन लाना तो रह ही गया और पैसे सारे खत्म हो गए। जो पैसे बचे उसमें तो सिर्फ 2-3 दिन का ही राशन आ पाएगा। 2 दिन बाद मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इसके बाद अनीता थोड़ा सा खाना बनाकर दोनों बच्चों को खिला देती है और खुद भूखी रहकर अपने हिस्से का राशन अगले दिन के लिए रख देती है। माँ, आज आपने क्या बनाया हमारे लिए? बच्चों, अब जो भी बना है खा लो, क्योंकि राशन खत्म हो गया है। तुम्हें तो पता ही है, मुझे अभी काम नहीं मिल रहा और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा और पैसे कहाँ से लाऊं। हाँ माँ, हमें पता है, और हम अगले दिन भूखे ना रहे इसीलिए आपने अपने लिए कुछ नहीं बनाया ना। चलो, अब आप भी हमारे साथ थोड़ा सा खा लो। माँ, आपको पता है, हमारे स्कूल के सामने एक समोसे की दुकान खुली है। सब बच्चे छुट्टी होने के बाद वहाँ समोसे खाते हैं। सिर्फ मैं और रेनू ही खड़े होकर उन सबको देखते रहते हैं। माँ, हाँ माँ, सब बच्चों को समोसे पसंद है। वैसे माँ, एक आइडिया है, नूडल्स आजकल बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद है, तो क्यों ना आप भी नूडल्स का ठेला लगाना शुरू कर दो। बात तो तुम्हारी सही है रेनू, लेकिन तुम्हें तो पता है ना इसमें कितना खर्चा आ जाएगा, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटा। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां अनीता की बहन प्रीति आ जाती है। उसे देखकर रेनू और बबलू खुशी से चिल्लाते हुए कहते हैं, मासी मासी, हमारी प्यारी मासी। और ये कहते हुए भागकर प्रीति के गले लग जाते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैं तुम लोग के लिए क्या लाई हूँ, ढेर सारे चॉकलेट एंड चिप्स। और पैसों की चिंता तुम क्यों करती हो दीदी? तुम्हारी बहन के होते हुए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो प्रीति? तुम तो मेरी छोटी बहन हो और मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हो? छोटी हूं तो क्या हुआ, हूं तो तुम्हारी बहन, और जब तुम्हारा काम जम जाए तब मुझे मेरे पैसे लौटा देना। माँ, मासी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप अभी उनसे पैसे ले लो, फिर मुनाफा होते ही उनको पैसे वापस कर देना। ठीक है, लेकिन मैं जल्दी तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर मैं ठेला लगाऊंगी कहाँ? माँ, हमारे स्कूल के सामने और कहाँ? हमारे स्कूल के सामने ही और भी कई स्कूल हैं और बगल में कुछ कंपनियां भी हैं। मुझे लगता है आपको वहीं से अपने काम की शुरुआत करनी चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो दीदी, हम कल ही तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा ठेला लेकर तुम्हारे नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं। अगले दिन प्रीति अनीता का काम सेट करवा कर वहाँ से वापस अपने शहर चली जाती है। उसी दिन से ही अनीता रेनू और बबलू के स्कूल के बाहर कम दाम में स्वादिष्ट नूडल्स बेचने लगती है। दोपहर के समय सभी स्कूल के बच्चे और कंपनी के एम्प्लॉय उसके ठेले पर आकर नूडल्स खाने लगते हैं। आंटी, आपके ठेले से तो नूडल्स की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, प्लीज मुझे एक प्लेट देना। हाँ, अभी लो बेटा। बहन जी, मुझे भी एक प्लेट खाने के लिए दे दीजिए। जी, अभी लो। अरे वाह, मैंने तो आज तक ऐसे नूडल्स नहीं खाए। अब ऐसा कीजिए, 2 प्लेट पैक कर दीजिए बहन जी, अपने बच्चों के लिए भी ले जाऊंगा। कुछ दिनों में ही अनीता के नूडल्स काफी पॉपुलर हो जाते हैं और आसपास के सभी गांव के लोग भी उसके नूडल्स चखने के लिए दूर दूर से आते हैं। शाम होने तक अनीता के सारे नूडल्स बिक जाया करते थे। एक शाम अनीता महीने भर की कमाई गिन रही होती है, तभी कहती है, मुझे हैरानी होती है, मैंने ये काम 2000 से शुरू किया था और आज 20,000 रुपए महीना कमा रही हूँ। अब मैं अपनी बहन को दुगने पैसे लौटा दूंगी और बाकी की बचत अपने बच्चों के भविष्य के लिए रखूंगी। एक शाम अनीता सारे नूडल्स बेचकर घर जाने की तैयारी में होती है। मौसम खराब लग रहा है, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। आज की तो सारी बिक्री हो गई, अब जल्दी से घर चली जाती हूँ।
मौसम खराब होने के कारण जल्द ही अंधेरा हो चला था। तभी अनीता ठेला लेकर सड़क क्रॉस कर रही होती है कि इतने में एक तेज रफ्तार बस आकर उसे टक्कर मार देती है, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन उसकी अधूरी इच्छा होने की वजह से वो चुड़ैल बन जाती है। ये क्या हो गया? मेरी जान चली गई। अब मेरी मौत के बाद मेरे दोनों बच्चों की देखभाल कौन करेगा? उनका खर्चा कैसे चलेगा? उन बेचारों के ऊपर से तो पहले ही पिता का साया उठ चुका है। अब मेरी मौत के बाद वो दोनों पूरी तरह अनाथ हो गए। नहीं नहीं, जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते मुझे उनकी देखभाल के लिए उनके साथ ही रहना होगा। इसके बाद अनीता अपनी लाश को जंगल में छुपा देती है और वापस अपने रूप में आकर ठेला लेकर घर चली जाती है। माँ, आज इतनी देर क्यों लगा दी आने में? हमें बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ माँ, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। पता है मुझे कितना डर लग रहा था। ये सुनते ही अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो झट से दोनों को गले लगाते हुए कहती है, अरे वो बाहर बारिश हो रही है ना, इसीलिए देर हो गई। अब मैं आ गई हूँ ना, तो तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलो अब मैं तुम लोगों के लिए खाना बना देती हूँ। अगले दिन से ही अनीता पहले की तरह नूडल्स बेचने लगती है और अब वो दुगनी कमाई करने लगती है। अब वो अपनी चुड़ैल की शक्ति से और भी ज्यादा लजीज नूडल्स बनाने लगती है। धीरे धीरे वो उस कमाई से एक बड़ा घर ले लेती है, साथ ही अपने बच्चों के लिए काफी बचत भी कर लेती है। दिन भर इंसानी रूप में रहने के बाद आधी रात होते ही वो अपने असली रूप में आ जाया करती थी। फिर एक दिन उसके ठेले पर उमेश आता है और कहता है, ये लो भाभी प्रसाद। नहीं नहीं, मैं ये प्रसाद नहीं ले सकती। लेकिन क्यों? आज मेरा व्रत है ना, इसलिए। ओह अच्छा, मेरे लिए भी एक प्लेट लगा देना। उमेश जैसे ही अनीता को पैसे देने लगता है तो वो पैसे नीचे गिर जाते हैं। उन्हें उठाने के लिए वो जब झुकता है तो अनीता के उल्टे पैर देखकर डर जाता है और बिना कुछ कहे डर के मारे वहां से भाग जाता है। अरे क्या हुआ? अपने नूडल्स तो लेते जाओ। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन प्रीति अनीता के घर आती है। आधी रात को जब प्रीति पानी पीने के लिए उठती है तो वो अनीता का चुड़ैल वाला रूप देखकर डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, चुड़ैल चुड़ैल बचाओ बचाओ। उसके चिल्लाने से बच्चे भी उठ जाते हैं और डर के मारे प्रीति के पीछे छुप जाते हैं। डरो मत प्रीति, मैं अनीता हूँ। दीदी तुम ये कैसे? प्रीति, कुछ महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरी मौत हो गई थी, लेकिन अपने बच्चों के लालन पोषण की चिंता ने मेरी आत्मा को इसी दुनिया में रोक लिया और मैं इनकी देखभाल के लिए इनके साथ रहने लगी। लेकिन आधी रात होते ही मैं चुड़ैल रूप में आ जाती हूँ। लेकिन अब मेरा मकसद पूरा हुआ, अब मुझे जाना होगा। नहीं दीदी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। हाँ माँ, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। माँ, मुझे तो तुम्हारे बिना सोने की आदत ही नहीं है, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे माफ कर देना बच्चों, लेकिन अब मुझे जाना होगा। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, जो विधि विधान में लिखा होता है वही होकर रहता है। प्रीति, अब तुम आ गई हो ना, तो मेरी सारी चिंता खत्म हो गई। तुम मेरे दोनों बच्चों का ध्यान रखना। ये लो तुम्हारे पैसे और ये मेरी जितनी भी जमा पूंजी है वो तुम इनके भविष्य में लगा देना। मैं अपनी सारी जिम्मेदारी तुम्हें देकर जा रही हूँ। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं इन दोनों बच्चों को बहुत प्यार दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। विकास शहर से अपनी बाइक द्वारा चंबलपुर गांव लौट रहा था। तभी उसकी नजर रास्ते में पड़े एक विशाल अंडेनुमा वस्तु पर गई। उसने बाइक को रोका और उस अंडेनुमा वस्तु को देखने लगा। ओ तेरे की, ये कहा है बे? लग तो अंडे जैसा रहा है, लेकिन इतना बड़ा अंडा तो आज तक हम देखे नहीं रहे। ये शुतुरमुर्ग का अंडा तो नहीं है? क्योंकि अम्मा बोला करती थी कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। एक तो अंडे का इतना बड़ा साइज, उस पर से उसका सुनहरा रंग देखकर विशाल के मन में लालच आ गया और वो उसके पास जाकर उसे छूने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ उस अंडे का रंग बदलने लगा। कुछ ही पलों में सुनहरे रंग का वो अंडा बिल्कुल काले रंग में बदल गया और धीरे धीरे वो खुद ब खुद चटकने भी लगा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अभी अभी इसका रंग बदला और अभी ये खुद से टूटने भी लगा। कुछ ही पलों में उस विशालकाय अंडे से पहले 2 पैर बाहर आए। वो पैर बहुत ही भयानक थे। उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे। उन नाखूनों से खून भी टपक रहा था। विशाल ने जैसे उन भयानक पैरों को देखा उसकी घिघी बंद गई।
ये तो किसी चुड़ैल का पैर लग रहे हैं। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उस अंडे से किसी चुड़ैल की हंसी की आवाज आई और फिर दो बड़े हाथ उस अंडे से बाहर निकले और उसने विशाल का गला पकड़ लिया। अरे बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। विशाल ने उस हाथ की गिरफ्त से खुद को छुड़ाया और तेजी से भागकर अपनी बाइक के पास गया कि तभी उस हाथ ने उसे बाइक समेत अपनी ओर खींचा। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे छोड़ो मुझे। कुछ ही देर में एक भयानक चुड़ैल का चेहरा उस अंडे से झांकता हुआ दिखा। उस चेहरे को देखकर विशाल बहुत डर गया। कुछ पलों में ही विशाल अपनी बाइक समेत उस अंडे में समा गया। थोड़ी देर बाद वो अंडा फिर से चोरने लगा और उसका काला रंग हटकर सुनहरा हो गया और फिर वो गायब हो गया। कुछ दिनों बाद की बात है। चंबलपुर गांव के कुछ बच्चे उसी रास्ते के बगल में क्रिकेट खेल रहे थे। राजू गेंदबाजी कर रहा था, लेकिन वो बहुत ही तेज गेंद फेंक रहा था, जिसके कारण मोहन उसकी बॉल को अपने बल्ले से मार नहीं पा रहा था और तो और वो 2 बार आउट होने से भी बचा था। क्या हुआ मोहन? कह रहे थे कि मेरी हर बॉल पर छक्का मारोगे हैं? लेकिन लग रहा है कि अंडा खाकर ही तुम आउट हो जाओगे। उसकी बातों को सुनकर बाकी के बच्चे बबलू, गोपी और टिंकू जोर जोर से हंसने लगे। मोहन को उन सभी की हंसी चुप गई। वो उन्हें गुस्से में घूर कर देख रहा था। तभी राजू ने एक बार फिर मोहन का मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई दिक्कत हो रही है तो हलवा बॉल फेंकता हूँ। क्यों फेंकू? भाई जितना दम है उतना दम लगाकर बॉल फेंक ले। इस बार तेरी बॉल इतनी दूर जाएगी कि तू देखता रह जाएगा। राजू ने मोहन की ओर मुस्कुराकर देखा और गेंद फेंकने की तैयारी करने लगा। इस बार उसने पहले से भी अधिक तेज गेंद फेंका, लेकिन मोहन ने उतनी ही तेजी से उसकी गेंद पर बल्ले से मारा और फिर गेंद हवा में बहुत ऊंची उड़ते हुए बहुत दूर स्थित झाड़ियों में जा गिरी और खो गई। अरे तूने इतनी जोर से बॉल क्यों मारी? अब खो गई ना बॉल, अब कैसे खेलेंगे हम लोग? तू ही तो बड़ा चैलेंज कर रहा था मुझे। चैलेंज कर रहा था इसका क्या मतलब? बॉल इतनी जोर से मारी कि खोई गई। चल अब मेरी बॉल निकाल, नहीं तो बॉल के पैसे दे। ये क्या जबरदस्ती है, हैं? खेल खेल में तो बॉल किसी के भी खो सकती है ना। हो सकता है कि वो तेरे से ही खो जाती। ये कहकर राजू ने गुस्से में मोहन को धक्का दे दिया। अरे इस तरह तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? लड़ने से बॉल तो वापस आने से रही। क्यों ना हम सब मिलकर झाड़ी से बॉल ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि ढूंढने से तो 100% गारंटी है कि बॉल मिल जाए, लेकिन लड़ने से बॉल मिलने की कोई गारंटी नहीं है। उसकी बात सुनकर सभी बच्चे दूर उस झाड़ी के पास गए और बॉल को ढूंढने लगे। तभी राजू जोर से चिल्लाया, अरे भाई, ओए ये देख यार, ये क्या है? इतना बड़ा अंडा। सभी बच्चे उस सुनहरे अंडे को घूरने लगे। भाई ये अंडे जैसा दिख तो रहा है, लेकिन इतना बड़ा अंडा कहाँ होता है यार? मुझे तो ये कुछ और ही लग रहा है यार। तभी वो अंडा कल रात की तरह ही रंग बदलने लगा और पल में ही सुनहरे से काले रंग का हो गया। उसके थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद चटकने लगा। दोस्तों, ये अंडा तो अपने आप टूट रहा है। सभी बच्चे उस अंडे की ओर गौर से देख रहे थे। तभी उससे 2 बड़े बड़े पाँव बाहर निकले। उस भयानक पाँव को देखकर सभी बच्चे चिल्ला पड़े, अरे बाप रे, उस अंडे से तो किसी के पैर बाहर आ रहे हैं। वे बच्चे अभी भी उस अंडे को गौर से देख रहे थे। तभी उससे 2 हाथ बाहर निकले। उस हाथ में बच्चों द्वारा खेली जा रही बॉल थी। अरे ये तो मेरी बॉल है। तभी उस अंडे से झांकती हुई एक चुड़ैल का चेहरा बच्चों को दिखा। हाँ, ये तुम्हारी बॉल ही है राजू। मेरे पास बहुत सारी बॉल है, सैकड़ों बॉल, रंग बिरंगी बॉल। तुम्हें चाहिए क्या? चुड़ैल की बात सुनकर राजू समेत सभी बच्चे डर गए। राजू ये कोई चुड़ैल है जो हमें बॉल का लालच दे रही है। हमें यहाँ से भागना चाहिए। मोहन की बात सुनकर सारे बच्चे वहाँ से भागने लगे। नहीं पाए थे, तभी उस अंडे से 2 लंबे लंबे हाथ बाहर निकले और उन्होंने उन बच्चों को पकड़। वे बच्चे चिल्लाते रहे और धीरे धीरे कर उस अंडे में समा गए। लेकिन उन सब बच्चों में से एक बच्चा बबलू उस चुड़ैल की नजर से बच निकला और उसने गांव जाकर चुड़ैल के अंडे की बात अपनी माँ से बताई। हे भगवान, ये सब क्या कह रहे हो तुम? चुड़ैल का अंडा, उसमें बच्चे समा गए? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। कुछ ही देर में ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर ओर चीख पुकार मच गई। सभी अपने अपने बच्चों को लेकर परेशान हो। हमरा गोपी घर नहीं लौटा है चाची। हमरे मोहन का भी कोई पता नहीं है। इसका मतलब बबलू सही कह रहा है, हमारे बच्चे चुड़ैल के अंडे में समा गए हैं। हम उस अंडा को अभी जाकर फोड़ देंगे, लेकिन अपने बच्चे को वापस ला कर रहेंगे। गांव की सारी औरतें अपने अपने घरों से मोटे मोटे डंडे लेकर निकल आईं। उनके साथ गांव के आदमी भी थे। वे सभी बबलू के साथ उसी जगह पर जा पहुंचे जहां वो सुनहरा अंडा उन्हें मिला था। कुछ ही देर में वो सुनहरा विशाल अंडा उन्हें दिखाई दिया। वो रहा वो अंडा। मैं अभी जाकर उसे फोड़ती हूँ।
गोपी की माँ गुस्से में उस अंडे की ओर बढ़ती है। तभी उस अंडे का रंग बदलने लगता है और फिर वो धीरे धीरे टूटता है और उससे चुड़ैल का पैर बाहर निकलता है और फिर हाथ। उसके बाद उस चुड़ैल का चेहरा लोगों को अंडे से झांकते हुए दिखता है। मेरे शिकार मेरे पास खुद ब खुद चले आते हैं। सही माया जाल बुनती हूँ मैं इस अंडे के द्वारा। ए चुड़ैल, कौन है तू और क्यों तूने हमारे बच्चों को अपने कब्जे में लिया है? क्या चाहती है तू? मैं ललिया हूँ, ललिया। ललिया नाम सुनकर गांव के सभी लोग चौंक गए। ललिया उन्हीं के गांव की रहने वाली थी और उसका मुर्गियों का फार्म था। ललिया मुर्गी के अंडों का व्यवसाय करती थी और गांव और शहर दोनों के मार्केट में अंडों की सप्लाई करती थी। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए उसने अंडों को ढोने के लिए एक छोटी सी गाड़ी भी खरीद ली थी। इस गाड़ी में पैसे तो बहुत लग गए, लेकिन अब अंडों को ढोने का काम इससे बहुत आसानी से हो जाएगा और एक बार में मैं सैकड़ों दर्जन अंडे सप्लाई कर सकूंगी। लेकिन उसी के गांव में रहने वाले विकास को वो फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वो उसकी सफलता से जलता था और बैठे बैठे ही अमीर बनने के सपने देखता था। बहुत पैसा कमा रही है ये अंडों का काम करके है। अगर मैं इसे मार दूं तो इसका पूरा का पूरा धंधा मेरा होगा, है कि नहीं? और इसकी पूरी की पूरी कमाई भी। एक दिन ललिया मुर्गियों के अंडे शहर में सप्लाई करने अपनी गाड़ी से जा रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि विकास ने उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया है। वो अपनी धुन में जा रही थी, तभी एक जानवर उसकी गाड़ी के आगे आ गया। उसने ब्रेक लगाया, लेकिन अरे ये गाड़ी क्यों नहीं रुक रही और ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? ललिया ने बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी नहीं रुकी और उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मर गई। उसके सारे अंडे भी गिरकर टूट फूट गए। ललिया मरते ही चुड़ैल बन गई और उसकी आत्मा उन गिरे अंडों में प्रवेश कर गई और पल में ही उन अंडों का आकार विशालकाय हो गया। मैंने विकास से अपना बदला ले लिया और खामोशी से सो गई, लेकिन उस दिन इन बच्चों ने इतनी जोर से बॉल को मारा कि बॉल मेरे अंदर प्रवेश कर गई। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। ललिया, तेरे साथ जिसने बुरा किया उसे तो तूने मार दिया, अब इन बच्चों के पीछे क्यों पड़ी हो? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इन्हें मार दोगी तो फिर तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी नहीं। उनकी बातों को सुनकर ललिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वैसे भी उसका बदला पूरा हो गया था और वो मुक्त होना चाहती थी, इसलिए उसने सारे बच्चों को मुक्त कर दिया। जैसे ही उसने बच्चों को मुक्त किया, एक जोरदार विस्फोट उस अंडे में हुआ और उससे ललिया की आत्मा बाहर निकलकर आसमान में विलीन हो गई।